आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। फैसला यह है कि मॉनसून सत्र की तारीख पर कैबिनेट में एक अहम फैसला 3 अगस्त से 6 अगस्त तक सत्र चलेगा। तो 4 एजेंडों पर कैबिनेट में मुहर लगी है, लेकिन जो बड़ी बात वो ये है कि 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा सत्र। और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मॉनसून सत्र की तारीखों पर कैबिनेट में फैसला हो गया है। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक ही यह सत्र चलेगा। इस बार का बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद छोटा होगा। 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, चुनावी साल है, इसलिए संभवतः नीतीश कुमार की सरकार का ये आखिरी सत्र माना जा रहा है, विधानसभा का सत्र। महसूर हजारी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं। सर, इस बार सत्र बेहद छोटा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कोरोना महामारी है। कोरोना वायरस के चलते हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो स्पेसेस ज़्यादा जगह पर जहाँ हो वहीं पर हम लोग सत्र चलावे। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए सत्र छोटा किया गया है। और चूँकि बिहार सरकार का जो भी काम होगा इस सत्र में पूरा हो जाएगा, तो 3 से 6 अगस्त तक, 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो और स्पीकर साहब सब पहुँचेंगे बिहार विधानसभा को, तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सर, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कैसे होगा? क्या इस बार में चर्चा हुई कि कैसे बैठेंगे, क्योंकि विधायकों की संख्या ज़्यादा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अभी बात चल रही है। तो हम लोगों का जो विस्तारित भवन है, उस विस्तारित भवन में चर्चाएं हैं, उस पर बात चल रही है और जल्द ही इसका हो जाएगा। जो विस्तारित भवन ही सेंट्रल हॉल में विशेष उम्मीद है होने का। तो सर, चूँकि सत्र बेहद छोटा है, इस बार शायद संभवतः चुनाव के पहले आखिरी सत्र माना जा रहा है, तो घमासान होने की उम्मीद है कि या फिर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? नहीं, घमासान देखिए, जो व्यक्ति सब दिन, जो विद्यार्थी सब दिन तैयारी करता होगा, उसको चुनाव में, उसको परीक्षा में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रात दिन काम करिए रहे हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है जो अभी हमारी परीक्षा होने वाली है या अभी चुनाव होने वाली है। कर सकते हैं। तो देखिए, महसूर हजारी है, योजना विकास मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि बेहद सत्र छोटा होगा, लेकिन तैयारियां जेडीयू की पूरी है और ये संभवतः नीतीश सरकार का आखिरी सत्र भी हो सकता है और दलीय निष्ठा को लेकर भी ये आखिरी सत्र हो सकता है। हो सकता है कि इस सत्र में कई पार्टी के विधायकों की निष्ठा दूसरी पार्टी की तरफ दिखे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इधर आरजेडी के 15 साल के शासन पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। कहा है कि अगर कोई गलती हुई होगी तो माफी मांगते हैं। तेजस्वी के बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एनडीए नेताओं ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। कहा है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल हो रही थी तो हम उसके लिए माफी नहीं मांगते। सुना आपने, लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव का माफीनामा। तेजस्वी अपने माता पिता के 15 साल के शासन में हुई गलती के लिए माफी मांगने को तैयार है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर उन 15 साल के शासन में कोई गलती हो गई हो तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन आरजेडी के विरोधी और एनडीए के नेता तेजस्वी के इस माफीनामे से संतुष्ट नहीं। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि लालू राबड़ी के शासन में जो नरसंहार हुए, जो जंगल राज था, उसके लिए सिर्फ माफी ही काफी नहीं। विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के राजकुमार, माफीनामा नहीं गुनाहनामा। कौन है गुनाहगार? आपके माँ पिता अगर गुनाहगार हैं तो सार्वजनिक रूप से कहिए कि हमारे माँ पिता राजनैतिक रूप से कुपात्र थे। जहां तक क्षमा मांगने का सवाल है, बिहार के उन लोगों का क्या होगा जो लुट गए 15 साल में, जो बर्बाद हो गए 15 साल में? उनको कौन जवाब देगा? क्षमा मांगने से माननीय तेजस्वी जी आपके पाप नहीं धुलने वाले। लेकिन अब हमारे 15 वर्ष का ही हिसाब एनडीए के लोग मांग मांग के अपने 15 वर्षों तक सत्ता का मलाई खा लिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए, बीजेपी, जेडीयू ने।
अब तो इनको अपने 15 वर्षों का एनडीए को हिसाब किताब देना है। आरजेडी की तरफ से माफीनामे आने में 15 साल लग गए। सवाल है कि सत्ता से 15 साल दूर रहने के बाद आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि लालू के लाल को माफी मांगनी पड़ी? तो जवाब है विधानसभा चुनाव। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और मुद्दा बन रहा है लालू राबड़ी का 15 साल बनाम नीतीश के 15 साल। आरजेडी के 15 साल पर पहले से हमला होता रहा है। तेजस्वी अब इस वार को बेकार करने की कोशिश में है और इसी वजह से तेजस्वी ने जानबूझकर माफीनामे की सियासत की ताकि माफी के नाम पर बिहार की जनता कम से कम मौका तो दे दे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि यश नारायण के साथ आनंद अमृतराज और दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव के माफीनामे पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि माता पिता की कमाई संपत्ति के तेजस्वी भी हकदार हैं, लिहाजा वे भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त माफी सब मांगते हैं। शक्तिशाली माता पिता के संरक्षण में जो संपत्ति कमाई गई उसके हिस्सेदार वो भी बने। उनके आयु का उनके संपत्ति संरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा वो उन सारी गलती और खामी और दोषों के लिए जिम्मेदार हैं जो उनके पिताश्री और माताश्री के द्वारा संग्रह की गई। चलिए, खबर आ रही है कि आरजेडी पर सुशील कुमार मोदी ने अटैक कर दिया है, वो भी ट्वीट कर लालू परिवार पर साधा है निशाना। लालू परिवार का राजनीतिक अपराध क्षम्य नहीं है, ये सुशील कुमार मोदी ने कहा है। लालू का शासनकाल बिहार का अंधकार काल था। तो सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधा है, ट्वीट के जरिए कई बातें लिखी हैं जिसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि लालू परिवार का राजनीतिक अपराध क्षम्य नहीं है। लालू का शासनकाल बिहार का अंधकार काल था। चलिए, अब इस खबर को समझने की बात यह है कि आरजेडी के 15 साल पर लगातार हमला होता रहा है। तेजस्वी इस वार से निकलने की कोशिश में है। जानबूझकर तेजस्वी ने दिया था यह बयान। तेजस्वी का माफीनामा सियासत का हिस्सा है, माफी के बहाने मौका देने की ये मांग कर रहे हैं। तो ये पूरी बात आपने समझी और कोरोना संक्रमण की बात करते हैं। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या बिहार विधानसभा का चुनाव इस संक्रमण काल में होना जरूरी है? जब हमने पाटलिपुत्र की जनता का मिजाज जाना तो उन सब की मिली जुली प्रतिक्रिया रही। इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत ही अगर चुनाव होती है तो अपने नेता अगर कोई अथवा करते हैं तो उसमें बहुत ही कोरोना फैलने की चांस रहती है। अभी तो चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी चुनाव होने से बहुत खतरा बढ़ सकता है और अभी डेट बढ़ा देना चाहिए। सरकार को ना सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए। जो अभी जो सब कुछ जो पब्लिसिटी के अंदर चल रहा है वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। और खास करके जो बात करके जाए तो चुनाव की बात है तो चुनाव अभी के लिए थोड़ा उसके लिए ना डिस्टेंस रखा जाए। हाँ, तो एक्सटेंड करना चाहिए था क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है निश्चित रूप से इसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी रेगुलर जो है 15,000 एवरेज 20,000 एवरेज में आते जा रहा है। अभी लगभग 6 लाख 8 लाख के लगभग में पहुंच गया है। चलिए, चुनाव आयोग की मीटिंग जो भी कहे, लेकिन जो आम जनता है, बिहार की जनता है, पाटलिपुत्र की जनता है, उनका मानना है कि चुनाव अभी ना हो तो बेहतर है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पीएम मोदी आज सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने लेह पहुंच गए। पीएम ने यहां जवानों से मुलाकात की। पीएम ने इस दौरान जवानों के संबोधित भी उन्हें किया और उन्होंने कहा कि वीरों के हौसले को पूरा देश सलाम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब देश की रक्षा आपके हाथों में है तो पूरे देश को अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि यह युग विस्तारवाद का नहीं बल्कि विकासवाद का है। पीएम ने इससे पहले भारत और चीन सीमा की जमीनी हकीकत को समझा और साथ ही सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। पीएम के साथ जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे का उद्घोष किया। तो प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। नेताओं का कहना है कि इससे सेना और जवानों का मनोबल बढ़ेगा। एक तो सेना की, देश की, प्रधानमंत्री की जो गंभीरता है सीमा संघर्ष को लेकर के,
और उसके प्रति जो हमारी उत्सुकता है, एक तो उसका परिचायक, दूसरा सेना प्रमुख गए हैं, एयर चीफ गए हैं, और वो सबसे जो अग्रिम चौकी है उसका दौरा करेंगे। इससे सैनिकों में एक नए उत्साह का संचार होगा। ये इसको सही कदम मानते हैं हम लोग। देश चाहता था कि प्रधानमंत्री जी कोई ठोस कदम उठाएं। केवल वहां जाने से बहुत बात नहीं बनेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां की स्थिति का समीक्षा कर, LAC का समीक्षा करके कोई ठोस कार्रवाई निश्चित रूप से देश अपेक्षा करता है उनसे और सरकार से। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का वहां जाना आज संबल देता है। एक अच्छा ऑप्टिक्स भी है, लेकिन ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल इल्यूजन में ना रहा जाए। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को पुख्ता करने की जरूरत है। मिलिट्री ने हमें कभी भी संदेह का मौका नहीं दिया, उनके जज्बे को सलाम। लेकिन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में जो कमियां हैं वो इससे अगर सब्स्टिट्यूट होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्रधानमंत्री के लेह दौरे और वहां दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि लद्दाख हमारा सिर मुकुट है, उसे कैसे भूल सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये उद्घोष देशवासियों को बल प्रदान करता है। हम शांति का संदेश देने वाले हैं, चीन हमें कमजोर ना समझे। भाई देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसको हम कहते हैं, लद्दाख दूसरा राज्य केंद्र शासित राज्य है। लद्दाख हमारे सिरमौर है और वो हिमालय के श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से भारत की एकात्मता और अखंडता और जो लद्दाख की जो हमारे सिर मुकुट है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। और इसलिए हम उसकी हमारे रक्षा के लिए हमारा मुकुट काम कर रहा है। लद्दाख और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यह उद्घोष देशवासियों को बहुत बड़ा बल प्रदान करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरभंगा में बच्ची की हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ। मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। दरभंगा के पतोर में बुधवार को हुई बच्ची की हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ। अभी तक न पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और न ही हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बच्ची के माता पिता का कहना है कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस पैसा लेकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लड़की को सवेरे पकड़ के बुला लिया, पकड़ के ले गया घर में, उसको बलात्कार करके डोरी खुला हुआ था और उसके बाद तार से खींच करके उसको फांसी लगा के, जैसे यहाँ पर निशान जैसे तार से खींचा, उसको मार करके और घिउरा नुनवा के लत्ती में उसको ढक दिया। वाला पैसा घूस देकर फौजिया ने मार के आते के बाद पुलिस वाला अपने से जरेलक। हमरा कोई समाज के नहीं जा देलक जराबेला, सब समाज के मार मार के भगावे छल। जेना मन चले तेना पार दे छले मार के, सब डरे भाग जाए छले। कोई हमर लाश के नहीं गिरे अथी जावला। एसएसपी बाबूराम का कहना है कि मामले में 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी अर्जुन मिश्र अभी फरार है। बच्ची के साथ रेप वाली घटना पर एसएसपी का कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जो एफआईआर में एलिगेशन लगाए गए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के और गला दबाकर हत्या करने के, उसमें कितनी सच्चाई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात स्पष्ट हो पाएगी। मामले में परिजनों ने आम चुनने गई बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। जाप प्रमुख पप्पू यादव के पहुंचने से मामला राजनीतिक हो गया है। पप्पू यादव ने मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जिस तरह की शिथिलता बढ़ती गई, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में आकाशीय बिजली का एक बार फिर कहर बरपा है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। समस्तीपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। जमुई और गया में भी एक व्यक्ति की जान गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांका में बिजली गिरने से 1 की मौत हुई है। उसी तरह लखीसराय में बिजली गिरी और 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर बरपा है और आज भी मौत के आंकड़े नहीं रुक पाए।
और खबर है पटना से, जहां एनएमसीएच में भर्ती 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत से अस्पताल में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। अस्पताल में पिछले 3 दिन के भीतर कोरोना पॉजिटिव 9 मरीजों की मौत हुई है। एनएमसीएच के अधीक्षक ने कहा है कि कोरोना से मौत के शिकार होने वाले सभी मरीज गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। देखिए, हमारे अस्पताल में आज 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक चंद्रभूषण सिंह 50 साल के मोतिहारी जिला के रहने वाले थे। वो महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर का थ्रोट कैंसर का इलाज करा रहे थे, कोरोना पॉजिटिव थे। आज उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे मोहम्मद मुमताज जो 55 साल के थे, वो हमारे पटना के ही आलमगंज के क्षेत्र के थे। उनको जो है हार्ट का बीमारी था, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। और तीसरे जैबू निशा जो कि वेस्ट चंपारण की रहने वाले थे, उनको ट्रांसवर्स माइलाइटिस था, लकवा का मरीज, और उनको आईजीएमएस से हमारे यहाँ रेफर किया गया था, कोरोना पॉजिटिव थी, उनकी भी मृत्यु हुई है। मास्क की बात करते हैं। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो संकट में आप पड़ जाएंगे, सबको यह पता है, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे। बिहार में आज जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ यही बयां कर रही है। मास्क जरूरी है और ये जीवन रक्षक है। कई महीनों से लोगों को ये लगातार समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। बिहार में इसके लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है, लेकिन हकीकत में अंदर शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि बिहार की सड़कों की हालत का जब न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया तो हालात खतरनाक नजर आया। सबसे पहले राजधानी पटना की तस्वीरों को देखिए, जहां किस तरह लोग बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। न बीमारी का डर और न ही संक्रमण का खतरा। हालांकि जब सवाल पूछने की बारी आई तो लोग मास्क पाए जाएंगे, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नालंदा में सामाजिक कार्यकर्ता कुछ लोगों को जागरूक करते दिखे और उनके बीच गुलाब और मास्क बांटते दिखे। यहाँ ये बता दें कि बिहार में नए नियम के तहत मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 मास्क भी दिए जाएंगे। दरअसल कोरोना काल में मास्क जीवन रक्षक है और इससे संक्रमण फैलने का खतरा तो कम होता ही दूसरे को बचाने में भी मददगार है। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क को जरूरी समझें, क्योंकि ये जिंदगी बचाने में मददगार है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन, भागलपुर से राहुल, दरभंगा से विपिन, पूर्णिया से प्रवीण, नालंदा से कुमार अभिषेक के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और खबर आ रही है दानापुर से, जहां सगुना मोड़ स्थित समय हॉस्पिटल पर बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है। खबर यह है कि एक्सीडेंट के बाद मनेर मोहनपुर की रहने वाली महिला का इलाज कराने दानापुर के समय नर्सिंग होम में लाया गया था, जहां के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की और महिला की मौत हो गई। इसका खुलासा परिजनों के हंगामे के बाद हुआ, जब परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस नर्सिंग होम में महिला मरीज की ईसीजी जांच के बदले जो जांच रिपोर्ट आई वो पुरुष मरीज का था। यही नहीं, एक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और 5 डॉक्टर की विजिटिंग का चार्ज मरीज के परिजनों पर ठोक दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। हम लोग लेके आए थे फीमेल डॉक्टर का भी बिल जोड़ दिया 5 को का। फिर वो जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे रिसीव किए थे 8:30 बजे और जो रिपोर्ट आया वो 6:30 बजे का आया था। रिपोर्ट है अभी? रिपोर्ट अभी है मेरे पास है। और जो हम लोग फीमेल का ये है एक्सीडेंट हुआ जो भी हुआ, और ये मेल का रिपोर्ट दिया है, देखिए सर। और राजधानी पटना से अगली खबर, जहां पुलिस को पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड में अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने डकैती में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 33 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद हुई है। बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 4 कट्टा बरामद किया गया। पुलिस की माने तो इस डकैती की घटना का सरगना अमन कुमार, जो पेशे से अंग्रेजी का टीचर है। लूटकांड में एक और भी अपराधी शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी जारी है। घटनास्थल से जो 6 डकैत थे उसमें से 5 लोग वहां से गिरफ्तार हुए और घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए, सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। एक पल्सर मोटरसाइकिल था जो इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल था, वो भी इस्तेमाल हुआ था। एक स्कूटी भी बरामद हुआ, जिससे कि 5वां अपराधकर्मी वहां आया था जहां कल मुलाकात हो रही। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।